जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर सेशन ऑफ सीडीएस मैथ्स फ्री बैच। और जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट ईयर। और पास्ट ईयर हम करने वाले हैं बेटा रेशो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर का। देखो, मैंने आपको हर सेशन में, हर पास्ट ईयर में एक ही चीज़ बोला है कि पास्ट ईयर जब आप सोल्व करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना मत सीखो, वहां से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या गेन आप कर सकते हो, पिछले 4 से 5 साल का क्या पैटर्न है उसको भी वहां से एनालाइज करते हुए चलो, सो दैट कि नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपको वहां से हेल्प मिले और आप जो है कम पढ़ने के बावजूद भी ज्यादा आउटपुट आप दे पाओ। ठीक है, जैसे आज का सेशन में देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, पहले आप उसको एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए अपॉन ई इज इक्वल टू। अगर आपने बेटा लास्ट वाले सेशंस देखे हैं, ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि देखो प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है या उनका मीनिंग क्या होता है। अब जिन बच्चों को ये पता है वो इस क्वेश्चन को, मतलब वो बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, लेकिन जिनको ये नहीं पता है कि भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। और पिछले 2 से 3 साल में अगर आप देखोगे तो यहां से बेटा अलजेब्रा के अंदर भी और रेशियो के अंदर भी लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है पहले आप देखो बेटा, यहां पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। अगर मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि जब, देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझो। व्हेन द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज आर इक्वल, या 2 और मोर क्वांटिटीज, आपके पास 2 क्वांटिटी हैं, 3 क्वांटिटी हैं, 4 क्वांटिटी हैं, 5 क्वांटिटी है, 6 क्वांटिटी है, अगर उनका रेशो बराबर है इट मींस दे आर इन प्रोपोर्शन। लेकिन उसी रेशो में या अगर उस फ्रैक्शन में किसी भी एक रेशो का डिनोमिनेटर अगले वाले का न्यूमरेटर बन जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लाइक अगर a अपॉन बी बराबर हो जाए b अपॉन सी बराबर हो जाए c अपॉन डी। आप देख पा रहे हो, देखो रेशो की क्वांटिटी कैसी है, बराबर, मतलब प्रोपोर्शन में है। लेकिन अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगले वाले का क्या बन जाए, न्यूमरेटर, दिख रहा है ना, और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगले वाले का वो क्या बन जाए बेटा, न्यूमरेटर। अगर ये आपको दिखा, इसका मतलब क्या है, आप कह सकते हो ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बात समझ आई? तो अगर यहां पे उसने बोला है ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब निकालोगे, जिस सीक्वेंस में आपको दे रखे हैं ना उसी सीक्वेंस में आप लिखना स्टार्ट कर दो, ए अपॉन बी। इसका मतलब अब क्या बनेगा, बी अपॉन सी। क्यों? क्योंकि दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसके बाद क्या बनेगा, C अपॉन डी। इसके बाद क्या बनेगा, D अपॉन ई। मतलब रेशो होने चाहिए बराबर, देन दे आर इन प्रोपोर्शन। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अगले वाले का न्यूमरेटर बन जाए, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगले वाले का न्यूमरेटर बन जाए, देन दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बात समझ आई? तो आपसे क्या पूछा है, A अपॉन ई। अब देखो यहां से इसके निकालने के भी बहुत तरीके हैं, A अपॉन ई के भी। अब अगेन, अगर आपने बेटा वीडियो देखा है तो आपको शॉर्टकट भी पता है, आपको बेसिक भी पता है। अभी हम बेसिक मान लेते हैं। मान लिया इसकी वैल्यू k है, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो आपको बेटा k मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सबके रेशो बराबर है, तो a अपॉन बी की वैल्यू भी कितना है, k, b अपॉन सी की वैल्यू भी कितना है, k, c अपॉन डी की वैल्यू भी कितना है, k, और d अपॉन ई की वैल्यू भी कितना है, k। इसका मतलब क्या है ना, देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई a रेशो b बराबर है किसके, b रेशो c के, b रेशो c बराबर है किसके, c रेशो d के, और वो किसके बराबर है, d रेशो e के, और वो किसके बराबर है, हमने मान लिया k के बराबर है। k अपॉन 1 मतलब आप इसको लिख सकते हो k रेशो 1। बात क्लियर है भाई? देखो यहां पे क्या है, k अपॉन 1 ही तो है। इसका मतलब मैंने रेशो में क्या सिखाया था, a अपॉन b बराबर b अपॉन c। रेशो दे रखा है, मतलब a की वैल्यू b की वैल्यू c। आप ये मतलब भी निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि भी हमें क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करना है। आप दोनों मतलब यहां से निकाल सकते हो। अगर मैं इस पे काम करूं तो मुझे क्या निकालना है, a अपॉन ई। आप यहां पे गौर से देखो, अगर मैं इन सारे के सारे रेशो की मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, या फिर यहां पे देखो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन डी, अगर मैं सबकी मल्टीप्लाई करूं बेटा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई, मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन है तो आपस में क्या होंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। बी से बी कैंसल आउट होगा, सी से सी कैंसल आउट होगा, डी से डी कैंसल आउट होगा। क्या बचा, ए अपॉन ई। अब मुझे बताओ ए अपॉन बी की वैल्यू कितना है, के। तो आपको दिख रहा है बेटा सबकी वैल्यू कितना है यहां से, के।
तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, a अपॉन ई की वैल्यू k की पावर 4। लेकिन हमसे आंसर k की फॉर्म में नहीं पूछा है, हमसे आंसर पूछा है किसकी फॉर्म में, a अपॉन बी। देखो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू d अपॉन ई भी हो सकती है, k की वैल्यू c अपॉन डी भी हो सकती है, इसकी वैल्यू बेटा b अपॉन सी भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू a अपॉन b भी हो सकती है, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है। तो ये ऑप्शन में डिसाइड होगा कि हमें k की वैल्यू a अपॉन बी रखना है, या b अपॉन सी रखना है, या c अपॉन डी रखना है, या d अपॉन ई रखना है। बात क्लियर है? तो यहां पे हमने देखा कि सारे ऑप्शन a और b की फॉर्म में है, तो k की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी, और k की पावर 4, तो मतलब a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 आपका आंसर, एंड दैट इज ब्रावो। बेटा देखो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये इस पे सिर्फ इतना ही नहीं है, इस पे 4 से 5 पॉइंट और हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में सिखाए थे। तो पास्ट ईयर अगर आप देख रहे हो ना, तो बेटा वीडियो को देखने के बाद देखना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। The present age of Ravi's father is 4 times Ravi's present age. 5 years back he was 7 times as old as Ravi was at that time. What is the present age of Ravi's father? तो क्या यार ऐसे क्वेश्चंस को ना आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो दोनों मेथड क्या है। मेथड नंबर 1, ठीक है, जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आना चाहिए, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। आपको लिमिटेड टाइम में ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। वो कैसे होगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन पे सोल्व करने का तरीका या क्वेश्चंस पे अप्रोच करने का तरीका, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर पाओगे, ठीक है, विद एक्यूरेसी। मैं दोनों मेथड आपको दिखा रहा हूं, फिर आप खुद देखना कि भी कौन सा मेथड आसान है। द प्रेजेंट एज ऑफ रवीज फादर इज 4 टाइम्स रवीज प्रेजेंट एज। बस एज वाले क्वेश्चन में क्या बात आपको याद रखना है कि भी जैसे मान लो मेरी एज है 25 साल, आपकी एज है 20 साल, तो 2 साल बाद क्या होगा। तो एजेस वाले क्वेश्चन में ये खास बात होती है कि यार सबकी एज, जितने भी पर्सन को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, उन सभी की एज सेम रेट से इंक्रीज होगी। अगर आज एज मेरी 25 है और आपकी एज बेटा 20 ईयर्स है, तो 2 साल बाद हम दोनों की एज ना 2 साल से इंक्रीज होगी। बात समझ आई? अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो हम दोनों की एज ना फिर 2 साल से घटेगी। ये बात समझ आया? तो एजेस वाले क्वेश्चन की ये खास बात होती है कि एज हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होगी, सेम रेट से डिक्रीज होगी। अब जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, इतनी बात बोल के उनको शॉर्टकट ध्यान आ गया होगा कि सेम रेट से इंक्रीज होना रेशो और सेम रेट से डिक्रीज होना, लेकिन शॉर्टकट पाएंगे बाद में, पहले बेसिक मान लेते हैं। तो मान लिया बेटा जो रवि की एज है वो आर है, ठीक है, जो रवि की एज है वो कितना है, आर, एंड उसके जो फादर की एज है मान लिया वो एफ है, ठीक है। रवि के जो फादर की एज है वो कितना है, एफ। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। हम यहां पे हमेशा प्रेजेंट एज पे काम करेंगे, ये ध्यान रखो। कभी भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो बेटा प्रेजेंट एज लेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोल दिया, द प्रेजेंट एज ऑफ रवीज फादर इज 4 टाइम्स ऑफ रवीज प्रेजेंट एज, ठीक है। रवि के फादर की जो एज है वो रवि के प्रेजेंट एज के 4 गुना है। मतलब आपने लैंग्वेज को ब्रेक कर दिया इक्वेशन की फॉर्म में। पहली इक्वेशन आगे क्या बोला है, 5 years बैक, बैक मतलब 5 साल पहले। अभी मैंने बताया था एग्जांपल कि 5 साल पहले भाई दोनों की एज 5-5 साल घट जाएगी। अगर आज रवि की एज आर है तो 5 साल पहले आर माइनस 5। अगर उसके फादर की एज एफ है तो बेटा 5 साल पहले एफ माइनस 5 आर माइनस 5। बात क्लियर है? अब उसने क्या बोला है, 5 years बैक ही वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज रवि वॉज एट दैट टाइम। 5 साल पहले जो रवि की एज थी ना, ठीक है, उसका 7 गुना उसके फादर की एज है। कब? 5 साल पहले। तो इक्वेशन क्या बनेगी, f माइनस 5 बराबर 7 टाइम्स ऑफ r माइनस 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ रवीज फादर। मतलब आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि रवि के फादर की प्रेजेंटेज कितना है, f। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर मुझे f की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैं यहां से r की वैल्यू पुट कर दूंगा f की फॉर्म में, एंड दैट इज f बाय 4। कहां पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में। तो यहां से देखो f माइनस 5 बराबर 7 टाइम्स ऑफ r। r की वैल्यू कितना है, f अपॉन 4 माइनस 7 5 जो 35। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो कितना बनेगा, 7 टाइम्स ऑफ f अपॉन
4 माइनस एफ बराबर इसको इधर लेके जाएंगे विच इज इक्वल टू 30। यहां पे जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कितना जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 30। और देखो 3 से कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स जाएगा। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एफ की वैल्यू मतलब फादर की जो प्रेजेंट एज है कितना आ गया 40 साल। ये आपका मेथड नंबर 1 जो हो सकता है बहुत बच्चों ने ऐसे अप्लाई किया हो। बात क्लियर है अभी यहां तक? तो आपका आंसर कितना आ गया 40। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर बेटा एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, अगर आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि आप हमेशा रेशो पे काम करो। अगर उसने बोला है कि फादर की एज 4 टाइम्स है, मतलब यहां से मैं रेशो निकाल सकता हूं। तो रेशो क्या मिलेगा कि फादर अपॉन रवि की एज का रेशो कितना आ गया 4:1। ये भी हम सीख के आ रखे हैं कैसे अप्रोच करना। ये देखो, अगर एजेस वाला क्वेश्चन है ना और आपको रेशो मिल पा रहा है तो हमेशा ऐसे अप्रोच करोगे जैसे मैं आपको करा रहा हूं मेथड नंबर 2 में। उसने क्या बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ रवीज फादर। तो देखो प्रेजेंट एज पे काम करो, लिख लो ये कौन सी कंडीशन है यहां पे प्रेजेंट एज। यहां पे लिख लो फादर और सन की एज का रेशो, क्योंकि इन दोनों की बात कर रहा है। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो उसने क्या बोला रवीज प्रेजेंट एज या फादर इज 4 टाइम्स ऑफ रवीज प्रेजेंट एज। जो फादर है ना वो रवि की एज का 4 गुना है। तो यहां से मैंने आपको रेशो निकालना सिखाया था। तो एफ अपॉन आर की वैल्यू कितना आ गया भाई 4/1। तो ये क्या है फादर और रवि की एज का रेशो, लेकिन कौन सा प्रेजेंट एज का रेशो। बात क्लियर है? इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है 5 years बैक, मतलब 5 साल पहले। तो मतलब यहां से 5 साल माइनस का 5 साल कहां से प्रेजेंट एज से। फादर्स एज वो 7 टाइम्स ऑफ रवीज एज एट दैट टाइम। मतलब जो फादर की एज है ना कब 5 साल पहले वो 7 गुना है किसका रवि की एज का। तो अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं तो इन दोनों की एज का रेशो कितना आ गया 7:1। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? देखो अगर कॉन्सेप्ट आता ना आपको इतना टाइम लगता है नहीं, इतनी देर में आपका आंसर आ जाता। क्योंकि क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रेशो में आप मुझे बताओ बेटा अगर 5 साल पहले का एज का रेशो 7:1 है, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, मतलब दोनों की एज कितने से इंक्रीज होगी यहां तक आने में 5 साल से 5 साल में। रेशो वाला कॉन्सेप्ट याद करो, अगर दोनों की एज में किसी भी नंबर के रेशो में, किसी भी रेशो में अगर दोनों क्वांटिटी में सेम नंबर ऐड किया है तो रेशो सेम रेट से बढ़ना चाहिए, अगर माइनस किया है तो घटना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? और एजेस वाले क्वेश्चन में ये फिक्स है हमेशा। ये तो डिक्रीज हो गया जबकि इंक्रीज होना चाहिए। तो ये रेट जो है ना इंक्रीज होने का इंडिविजुअल एज को, इसको हम करेंगे बराबर। बराबर कैसे करते हैं? डिफरेंस लेके। इन दोनों की एज का डिफरेंस 7 और 1 का डिफरेंस 6, इन दोनों की एज का डिफरेंस 4 और 1 का डिफरेंस 3। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 तिया 21, 3 एकम 3, यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 तिया 18। ध्यान रखना ओल्ड रेशो पे कोई काम नहीं करेगा। अगर आपने रेशो बराबर कर दिया ना तो आप नए रेशो पे काम करेंगे। अब देखो इनकी एज पहले 21 थी, कितना इंक्रीज होगी 3 इंक्रीज होगी। यहां पे कितना था 21 से 3 इंक्रीज होगी। अच्छा ये 6 कम 6 आएगा, 18 कहां से कर दिया हमने ये, ठीक है 6 बन जा 6। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ बेटा 3 से 6 हो गया, 21 से 24 हो गया। तो दोनों तरफ देखो रेट सेम हुआ नहीं हुआ? क्यों रेट सेम किया हमने? क्योंकि दोनों की एज में 5-5 साल ऐड किए थे। एजेस वाले क्वेश्चन में फिक्स है तो ये जो डिफरेंस है ना ये सेम होना चाहिए, नहीं है तो डिफरेंस लेके सेम करोगे। कितना आसान हो गया। आपके हिसाब से एज कितना इंक्रीज हुआ है 3 साल 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू कितना है बेटा 5/3। क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर है कितनी 24। तो 24 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा? तो 5/3 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 3 ईयर जा 24, 8 5 जा 40, यानी कि 40 ईयर्स, दैट इज चार्ली। बात क्लियर है? अब जिन्होंने इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया है उनको आइडिया लग जाएगा कि इसके मुकाबले ये करना ज्यादा आसान है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है और बेटा सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, अदरवाइज ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे इस क्वेश्चन में? एक बार आप खुद से ट्राई करो पहले उसको और फिर आप सॉल्यूशन को देखो। रविज ब्रदर इज 3 ईयर एल्डर टू हिम। ठीक है, मान लेते हैं रवि के भाई की बात कर रहा है तो हमने बी से उसको डिनोट कर दिया, रवि को हमने डिनोट कर दिया आर से। बी क्या उसका भाई की एज। तो जो रवि का भाई है ना उससे 3 साल बड़ा है, मतलब उनकी एज का डिफरेंस कितना है 3 साल।
ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जब रवि का जन्म हुआ तब उसकी उम्र कितनी थी, 3 साल। आप ऐसे इस बात को मान सकते हैं। हिज फादर वॉज 28 years ऑफ एज वेन हिज सिस्टर वॉज बॉर्न while his mother was 26 years of age when he was born। ठीक है, यानी कि बेटा जब रवि की बहन, तो यानी कि ऐसे लिख लो, जब रवि की बहन का जन्म हुआ, जब उसकी सिस्टर बॉर्न हुई, तो उसकी फादर की एज कितना है, तो उसकी फादर की एज है 28 years। ठीक है, मैंने एफ से लिख दिया, फादर की एज कितना है 28 years। लेकिन जब रवि का जन्म हुआ, जब रवि बॉर्न हुआ, तो उसकी मदर की एज कितना है, तो उसकी मदर की एज है बेटा 26 years ऑफ एज। बात क्लियर है। इफ ही सिस्टर वॉज 4 years ऑफ एज व्हेन हिज ब्रदर वॉज बॉर्न। ठीक है, जब इसका ब्रदर का जन्म हुआ, जिसकी एज हमने बी मानी है, ठीक है, व्हेन ही बॉर्न, तो इसकी जो सिस्टर है ना बेटा, उसकी सिस्टर की एज कितनी है, 4 साल। आपने क्वेश्चन को शॉर्ट में इस तरीके से लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एजेस ऑफ रवीज फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न। जब इसके भाई का जन्म हुआ तब आपको बताना है कि इसके भाई के जन्म होने पे रवि के फादर की या इसके फादर की और मदर की एज क्या है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने जल्दी से ये ब्रेक कर लिया, जिन बच्चों को ये लैंग्वेज एकदम से समझ में आ गई, उनके लिए काम आसान हो गया। देखो बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ के समझ में नहीं आ रही है तो उसका जो काउंटर पार्ट है ना हिंदी वाला, उसको एक बार रीड कर लो। कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी वाली लैंग्वेज थोड़ी आसान होती है लेकिन कभी कभी टफ भी होती है। लेकिन अगर इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार कि भी कहना क्या चाह रहा है, तो हिंदी वाले लैंग्वेज को पढ़ो, आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यह आपके पास एक फायदा है। एक बार बताओ, जब बेटा इसके भाई का जन्म हुआ तब इसकी सिस्टर की एज कितनी है, 4 साल। जब इसकी सिस्टर का जन्म हुआ तो उसकी फादर की एज कितनी है, ठीक है, तो इसकी फादर की एज है 28 साल। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो जब इसकी सिस्टर 4 साल की होगी, यानी कि जब इसकी सिस्टर 4 साल की होगी, जब इसके भाई का जन्म हुआ, सिस्टर की एज 4 साल, जब बेटा सिस्टर का जन्म हुआ, उसके फादर की एज 28 साल, तो आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो कि जब सिस्टर 4 साल की होगी सॉरी, और बेटा आपको पता है कि एज हमेशा सेम रेट से बढ़ेगी। जब ये 4 साल की होगी, यानी कि इसकी एज में 4 साल ऐड हुए, तो फादर की एज में भी 4 साल। तो सिस्टर जब 4 साल की होगी, इसकी फादर की एज कितना हो जाएगा, तो फादर की एज हो जाएगा 32। जब ये 4 साल की थी तब इसके क्या हुआ था, ब्रदर बॉर्न हुआ था, तो इसके फादर की एज कितना है, 32 ईयर्स। अगर डाटा आपने लिख लिया ना, कितना आसान है देखो निकालना। आगे देखो 32 कितने ऑप्शन में है, 2 ही ऑप्शन में है, तो या तो अल्फा आंसर या फिर ब्रावो आंसर, ना चार्ली ना डेल्टा आंसर। अगर मान लो एक ही ऑप्शन होता तो बाकी आपको चेक ही नहीं करना है। अगर मैं इसके मदर की एज की बात करूं, लेकिन कब, जब इसके भाई का जन्म हुआ था। जब रवि का जन्म हुआ है तब इसके मदर की एज कितना है बेटा, 26 ईयर्स। अब एक चीज बताओ, ब्रदर के और रवि के एज का डिफरेंस कितना है, 3 साल। मतलब जब ये पैदा हुआ होगा, जब रवि पैदा हुआ होगा, तो इसके भाई की एज कितना है बेटा, 3 ईयर्स। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि इन दोनों की एज का डिफरेंस 3 साल है। जब रवि पैदा हुआ तो इसकी भाई की एज कितना है, 3 साल। अगर 3 साल है, लेकिन हमें कब निकालना है, मदर की एज व्हेन ही वाज बोर्न, तो इसकी एज में से 3 साल माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि जब भाई की उम्र 3 साल थी तब उसके मदर की एज कितना है, 26 साल। तो 3 साल पीछे जाएंगे तो मदर की एज कितना आ जाएगा बेटा, 23 साल। मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन था। बात क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 32 साल और 23 साल, दैट इज अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए रेशो बी बराबर 2:3, बी रेशो सी बराबर 5:7 एंड सी रेशो डी बराबर 3:10, देन व्हाट इज ए रेशो डी इज इक्वल टू। अगेन देखो, इसको भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, उसने बोल रखा है आपको कि ए रेशो बी आपको दे रखा है कितना, 2:3 एंड बी रेशो सी आपको दे रखा है 5:7 और सी रेशो डी आपको दे रखा है कितना है, 3:10। तो क्या पूछा उसने, देन व्हाट इज ए रेशो डी इज इक्वल टू। तो एक तरीका तो ये है कि यहां से क्या फाइंड कर लो, पहले आप फाइंड कर लो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अगर आपने ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड कर लिया तो रेशो का मतलब क्या होता है, आप उन वैल्यूज को एज इट इज मान सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है। कैसे करेंगे, अगर आपको बेटा इंडिविजुअल रेशोज दे रखे हैं, तो मैंने क्या बताया था कि सिंगल रेशो फाइंड करने के लिए आप काम करो कि इंडिविजुअल रेशो में क्या कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है,
इन दोनों में आपको b कॉमन दिख रहा है, तो b की वैल्यू रेशो की फॉर्म में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या सेम है? अभी हमने देखा कि भी रेशो की फॉर्म में b की वैल्यू सेम नहीं है, तो पहले b की वैल्यू सेम करो। कैसे करेंगे? यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा क्या मिल जाएगा मुझे? ऐसा करके जब b की वैल्यू आपने इन दोनों में सेम कर दी तो वहां से मिलेगा abc, यानी कि 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, b ऑलरेडी आ चुका है, c की वैल्यू कितना है, 7 3 ज़ा 21। बात क्लियर है? अब क्या करेंगे? c रेशो d आपको दे रखा है 3:10। अब क्या करेंगे? c की वैल्यू कॉमन करेंगे, तो c कितना है यहां पे 21, यहां पे कितना है 3, तो 21 बनाने के लिए पूरे रेशो में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। और अगर c की वैल्यू सेम हो गई तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? a रेशो b रेशो c रेशो d, एंड दैट इज 10 रेशो 15 रेशो 21 रेशो 70। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो। इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 15, c की वैल्यू 21, d की वैल्यू 70। क्या पूछा उसने? कुछ भी पूछा हो, a b c d के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछा है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ठीक है, आप यहां से निकाल सकते हो। उसने क्या पूछा है भी? a अपॉन d। तो इस रेशो में a की वैल्यू कितना है 10, d की वैल्यू कितना है 70, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा होता b अपॉन सी, तो b कितना है 15, c कितना है 21, मतलब वो तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। खैर, आपसे पूछा होता मान लो a अपॉन सी, तो a अपॉन सी क्या करेंगे? यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 10, c की वैल्यू कितना है 21, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? दूसरा मेथड जो मैंने आपको बेटा ऑनलाइन क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर कभी भी आपको रेशो दे रखा है ना, जैसे a रेशो b 2:3, b रेशो सी आपको दे रखा है यहां से 5:7, और c रेशो d आपको यहां से दे रखा है 3:10। आप बस रेशो पे ध्यान दो, आप बस रेशो को देखो। जो इंडिविजुअल रेशो आपको दे रखे हैं ना, अगर मान लो आपको यहां पे d रेशो e भी दे रखा होता या e रेशो f भी दे रखा होता, अगर पहले वाले का इस रेशो में जो सीक्वेंस है ना, a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d, इस सीक्वेंस में अगर आपसे पहला वाला और आखिरी वाले का रेशो पूछा है, ठीक है, जैसे आपसे पूछा है a रेशो d या a अपॉन d, एक ही बात है। आपसे पूछा होगा a रेशो d या a अपॉन d निकालना है, पहला और आखिर का, तो सारे रेशो की मल्टीप्लाई कर दो। a अपॉन b कितना है 2/3, b अपॉन c कितना है 5/7, c अपॉन d कितना है 3/10। क्यों? क्योंकि b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, क्या बचेगा? a अपॉन d। अगर आपको ये पता है तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है पहला और आखिरी। अगर मैंने आपसे पूछा होता a अपॉन c, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि b क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट। अगर आपके पास 4 रेशो और होते, पूछा होता पहला और आखिर का, सब रेशो की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे देखो 3 से 3 कटेगा बेटा, ठीक है, 5 2 10, 10 कट जाएगा, कितना बचा यहां से 1/7, यानी कि आपका आंसर अल्फा। बात क्लियर है? तो ऐसे ना आपको टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर। देखो ये भी मेथड आसान है, आपसे हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो। और बेटा पिछले 2-3 साल से आप ध्यान रखो, वेरिएशन का क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है सीडीएस के अंदर। द हाइट ऑफ अ ट्री वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज। वेरिएशन का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि जो हाइट है वो कैसे बेटा वेरी कर रही है, इज वेरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, इसकी एज के स्क्वायर रूट की फॉर्म में वेरी कर रही है बिटवीन 5 to 17 ईयर्स। जब उसकी एज कितना है 5 से 17 साल के बीच में। आप सभी को पता है बेटा, जब हम वेरिएशन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास? हमें सबसे पहले वेरिएशन के क्वेश्चन में ना इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि इस के की वैल्यू क्या है। ये जो कांस्टेंट आपने माना है ना वेरिएशन हटाने के बाद, तो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी होती है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन से। व्हेन द एज ऑफ ट्री इज 9 ईयर्स, एज कितना है, मतलब ए की वैल्यू आपको दे रखा है। व्हेन एज इज 9 ईयर्स इट्स हाइट इज 4 फीट, तो इसकी जो हाइट है वो कितना है 4 फीट है। बात क्लियर है यहां तक? देखो आपको याद होनी चाहिए बेटा, ये बात पता होनी चाहिए मेजरमेंट में कि अगर मैं 1 फीट की बात करूंगा तो 1 फीट में होते हैं 12 इंच। कितने होते हैं यहां पे? 12 इंच होते हैं। तो मेरे को ए की वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है, मैं पुट करके इस इक्वेशन में क्या फाइंड करूंगा? के फाइंड करूंगा। भाई 4 फीट यहां पे है, के मुझे फाइंड करना है, √9 का मतलब कितना हो जाएगा 3, तो यहां से के की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 4/3। अब दोबारा से के की वैल्यू डाल दो इसमें, तो मेरे पास हाइट में और एज में क्या रिलेशन आया कि h इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ √a।
बात क्लियर है? ये आपके पास नई इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री एट द एज ऑफ 16। भाई ट्री की हाइट बताओ जब एज कितना है। अगर एज 16 होती तब आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या दिख रहा है आपको, a की वैल्यू दे रखा है कि आपने फाइंड कर लिया, h पूछा है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू √16। तो यहां से h की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, √16 का मतलब 4, 4 4 जा 16/3। अब इसको लिखोगे तो 3 5 जा 15, यानी कि 5 कंप्लीट 1/3 फीट। ठीक है, 5 कंप्लीट 1/3 फीट। आपको पता है देखो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ऑप्शन देखो फीट और इंच की फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब 5 फीट तो कंप्लीट है, 1/3 क्या है, फीट। तो अगर 1/3 में फीट की बात करूंगा तो बेटा 3 से डिवाइड कर दिया, तो 1/3 में कितने होते हैं, 4 इंच हो जाएंगे। तो मैं 1/3 की जगह लिख सकता हूं कि भाई 5 फीट और 1/3 फीट को मैंने क्या लिख दिया, 4 इंच। मतलब 5 फीट 4 इंच उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, जब उस ट्री की एज कितनी होगी, 16 साल होगी। बात क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखो, the ratio of ages of A and B is 2:5 and the ratio of ages of B and C is 3:4. what is the ratio of ages of A, B and C? बेटा मैंने बताया था कि अगर इंडिविजुअल रेशो आपको दे रखा है, ए और बी का एज का रेशो कितना दे रखा है, 2:5, और बी और सी का एज का रेशो कितना दे रखा है, 3:4। और आपसे क्या पूछा है, ए बी सी का रेशो बताओ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर कभी भी आपको इंडिविजुअल रेशो दे रखे हैं ना, तो पहले आप ये देखो क्या इंडिविजुअल रेशो में कुछ कॉमन है। आप यहां पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू रेशो की फॉर्म में सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रेशो का मतलब क्या है, अगर ए रेशो बी 2:5 है तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5। अगर बी रेशो सी आपको 3:4 दे रखा है तो बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। लेकिन एज ए और बी क्या है, एजेस ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या बी की एज अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो रेशो की फॉर्म में भी उस वैल्यू को आप सेम करोगे। तो जब हमने बी की वैल्यू सेम कैसे करेंगे बेटा, या तो एलसीएम लेके या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां पे बी की वैल्यू कितना है, 3, तो इस रेशो में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे बी की वैल्यू कितना है, 5, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नया रेशो क्या बनेगा, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यहां पे आप देखोगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20। देखो बी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, सेम हो गई। तो एज इट इज जो वैल्यूज आपको मिली है ना उनको लिख दो। मतलब ए की वैल्यू कितना है, 6, बी की वैल्यू कितना है, 15, सी की वैल्यू कितना है, 20, आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा। देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई बराबर 3:5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव इंप्लाइज दैट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो जितना आपने रेशो में अभी तक सीखा है ना बेटा, वही आपको अप्लाई करना है। सॉरी, ठीक है, वही आपको अप्लाई करना है और वही आपको समझना भी है। आपको यहां पे दो चीज दे रखी है कि भाई x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई कितना है, 3:5 आपको दे रखा है, और एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव। अच्छा मुझे बताओ कि अगर उसने ये बात बोल दी कि भाई एक्स वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, कब पॉसिबल है, आपके पास दो कंडीशन आएंगी, कौन कौन सी, या तो एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, तभी इनका इनटू कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव, या फिर एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हुए, अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हुए तभी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये बात समझ में आई। अब बस आपको ये चेक करना है कि इन दोनों कंडीशन का यूज करके ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्या इनमें से कोई आपका कंडीशन दिख रहा है। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, जब उनको ये दिखता है ना एक्स इंटू वाई क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो या तो हो सकता है उनके मन में आए कि सर एक्स एंड वाई आर बहुत पॉजिटिव, ये आंसर हो सकता है, या फिर एक्स एंड वाई आर बहुत नेगेटिव, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको डिफाइन कैसे करना है, ध्यान रखो। अलजेब्रा के अंदर या बेटा रेशो के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं, जितनी भी कंडीशंस आपको दे रखी है ना, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लगा दो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, वहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से नहीं निकालनी है, तो रेशो का मतलब क्या सिखाया था, अगर x प्लस वाई का रेशो x माइनस वाई के बराबर है 3:5, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू
3, x माइनस वाई की वैल्यू 5। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। चलो पहले इस पे देख लेते हैं। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 3 है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करके y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितना आ गया 8, यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, अगर यहां पे आपने x की वैल्यू पुट करा तो यहां से y की वैल्यू कितना जाएगा -1। अब मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, ये देख के कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और मैक्सिमम बच्चे इसमें चार्ली टिक कर देते हैं। आप एक चीज समझो, आप मुझे बताओ, हमें दो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी हैं, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, हमें इन दोनों से रिजल्ट निकालना है। हमें जब ये इक्वेशन दे रखी है तो यहां से क्या मिला, यहां से हमें मिला कि भी x कैसा है पॉजिटिव, y कैसा है नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन x इंटू वाई उसके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। आप मुझे बताओ कि अगर x और y की ये वैल्यूज आ रही हैं तो क्या कभी x इंटू वाई बेटा पॉजिटिव होगा, कभी भी नहीं होगा, हमेशा x इंटू वाई कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। अगेन एप्टीट्यूड, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी नहीं, तो आपका आंसर कितना है इसमें डेल्टा। नो रियल सॉल्यूशन फॉर x एंड y एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो कंडीशन आपने हमें दी रखी है ना, यहां से x और y कैसा आएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब x इंटू वाई हमेशा नेगेटिव होगा ना कि पॉजिटिव। अगर उसने कैसा बोल दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए या तो दोनों कैसे आते पॉजिटिव या फिर दोनों कैसे आते नेगेटिव, लेकिन हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब ऐसी हमारे पास x की वैल्यूज है ही नहीं, ऐसी हमारे पास y की वैल्यूज कोई भी नहीं आएंगी। बात क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो, 16 liter of a mixture contain milk and water in the ratio 5:3. If 4 liter of milk is added to the mixture, the ratio of milk to the water in the new mixture would be देखो 16 लीटर ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या दे रखा है आपको मिल्क एंड वाटर, और मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है इसमें 5:3, 5:3। इफ 4 liter of milk is added to the mixture, the ratio of milk to the water in the new mixture would be, अगर मैंने 4 लीटर पानी ऐड कर दिया तो नए मिक्सचर में मिल्क और पानी का रेशो बताओ। तो क्या यार ऐसे क्वेश्चंस को भी आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, इधर x मान के, बट आपको x मानने की जरूरत है ही नहीं। 16 लीटर मिक्सचर में क्या है मिल्क और वाटर, जिनका रेशो कितना है 5:3, मतलब क्या है कि मिल्क है 5 वाटर है 3, तो टोटल क्वांटिटी आपके हिसाब से कितनी होगी 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितना दे रखा है आपको टोटल 16, एक की वैल्यू कितना है 2। इस मिक्सचर के अंदर पानी कितना है 3 लीटर, मिल्क कितना है 5 लीटर, तो यहां से मिल्क कितना आ जाएगा एग्जैक्ट 5 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10 लीटर। पानी कितना है यहां पे 3 लीटर, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितना जाएगा 6 लीटर। मतलब इस 16 लीटर में 10 लीटर पानी है और 6 लीटर क्या था, सॉरी 10 लीटर मिल्क है और 6 लीटर क्या है पानी। 4 लीटर पानी ऐड किया है और क्या पूछा फिर मिल्क टू वाटर का रेशो, तो बेटा मिल्क अपॉन वाटर का रेशो बताना है कब, जब 4 लीटर पानी ऐड करा, तो पानी हमेशा पानी में जाके मिलेगा, मिल्क हमेशा मिल्क में जाके मिलेगा। तो मिल्क कितना है 10 लीटर ही है, हमने पहले पानी था कितना 6 लीटर, 4 उसमें और ऐड कर दिया, ये 5:3 है, हमने क्या करा है इसमें 4 लीटर ऑफ, अच्छा 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड, ओके गलती होगी, हमने क्या ऐड करा बेटा यहाँ पे 4 लीटर मिल्क ऐड किया है, तो मिल्क हमेशा मिल्क में जाके ऐड होगा। पहले कितना था 10 लीटर, 4 और ऐड कर दिया कितना हो गया 14 लीटर, पानी उसमें उतना ही है कितना है 6 लीटर, तो नया रेशो कितना हो जाएगा 7/3 यानी कि 7:3, दैट इज ब्रावो आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ए रेशो बी आपको दे रखा है 3:5 एंड बी रेशो सी आपको दे रखा है 7:8 एंड देन आपसे पूछा है कि ट्वाइस ऑफ ए रेशो थ्राइस ऑफ बी रेशो 7 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो पहले इंडिविजुअल रेशो आपको दे रखे हैं भाई, ये तो फटाक से आपसे हो जाना चाहिए। ए रेशो बी की वैल्यू 3:5, बी रेशो सी की वैल्यू कितना है 7:8। पहला क्या होगा, दोनों में बी कॉमन है, तो पहले हम निकालेंगे यहां से ए रेशो बी रेशो सी, कैसे निकालेंगे सी की क्वांटिटी को सेम करके, यहां पे 7 यहां पे 5, तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया रेशो देखो 7 3 21, 7 5 35, 5 7 35, बी की वैल्यू 5 8 40, तो ये क्या मिला आपके पास ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू। लेकिन ये आंसर नहीं है, 21 रेशो 35 रेशो 40 आंसर नहीं है, उसने क्या पूछा है ट्वाइस ऑफ ए,
तो ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी एंड 4 टाइम्स ऑफ सी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ ए मतलब 21 दूनी 42, थ्राइस ऑफ बी मतलब तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 3 3 और 1 10, 105 रेशो। 4 टाइम्स ऑफ सी मतलब 7 चौका 28, 280। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि 42 और 105 देख के ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते हैं। आंसर आपका ये नहीं है, आंसर आपका ये है। और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि रेशो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर वो रेशो डिवाइड हो रहा है किसी भी एक वैल्यू से तो आप डिवाइड करोगे। तो ट्वाइस ऑफ ए रेशो, थ्राइस ऑफ बी रेशो, 4 टाइम्स ऑफ सी रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? किससे हो रहा है? 7 से हो रहा है। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 3 जा या कितना जाएगा? 7 1 जा 7, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। यानी कि आपका ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ सी का रेशो कितना है? 6 रेशो 15 रेशो 40 एंड दैट इज चार्ली, ना कि अल्फा आंसर। क्लियर है अभी यहां तक? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2 इज। एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसका वॉल्यूम कितना है? 30 लीटर। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2 इज। अगेन ऐसे क्वेश्चंस को भी आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको लिखा देता हूं। देखो एक्स वाले मेथड में आपको अभी तक नहीं लिखा रहा हूं आपको, क्योंकि एक्स मानने की जरूरत भी नहीं है। आप बिना एक्स के भी जो है सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बट जब आप एक्स नहीं मानते हैं ना, इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम एक्स क्यों मानते हैं, एक्स क्या होता है। अगर आपको ये ऑलरेडी पता है ना, तो आपको फिर एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने क्या बोला है कि भाई 30 लीटर का हमारे पास क्या है? एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना दे रखा है? यहां से मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है 7:3। इसका मतलब क्या है? मिल्क कितना है? 7 यूनिट, पानी कितना है? 3 यूनिट, टोटल कितना है मिक्सचर? 10 यूनिट। तो 10 की वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 30। एक की वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 3 लीटर। तो 7 लीटर की वैल्यू मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 7 3 मतलब 7 3 जा 21। ये कितना मिला आपको? मिल्क। पानी कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 9 लीटर। बात समझ में आया? तो ये है आपका मिल्क और ये है आपका वाटर। अब उसने क्या बोल दिया? द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, हमें पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाऊं कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो जाए? 1:2। तो बेटा मिल्क था कितना? 21 लीटर। क्या मिलाया मैंने इसमें? पानी। तो 9 प्लस मान लो आपने x लीटर इसमें पानी ऐड किया है। अगर x लीटर पानी ऐड किया है तो अब मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया? 1:2 हो गया। सोल्व कर देंगे। 21 दूनी 42, 9 प्लस x, तो यहां से x की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? यहां से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 33। यानी कि 33 लीटर पानी आपको मिलाना पड़ेगा टू मेक द न्यू रेशो 1:2। ये बात समझ में आई? अगर आप इसमें x मान के सॉल्व करेंगे तो और लंबा जाएगा, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ जानी चाहिए। एक तरीका तो ये था। इसमें भी थोड़ा सा अगर आपको और शॉर्ट करना है, ठीक है, मेथड नंबर 2। देखो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आपको ध्यान ये देना है कि भी किसी भी मिक्सचर में अगर मैं कोई भी एक क्वांटिटी को निकाल रहा हूं या अंदर लेके आ रहा हूं मिक्सचर के अंदर, वो क्वांटिटी सिर्फ अपनी ही क्वांटिटी में जाके मिलेगी, दूसरी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, आप एक चीज ध्यान से देखो भाई, इनिशियली जो 30 लीटर का कंटेनर था, जो 30 लीटर का मिक्सचर है, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है? 7:3। ठीक है। उसके बाद हमने पानी ऐड करा, हमने कुछ अमाउंट ऑफ पानी ऐड करा, और ऐसा करके जो नया रेशियो है मिल्क और वाटर का वो कितना हो गया? 7:2। आप मुझे बताओ हमने क्या ऐड किया है? हमने पानी ऐड किया है। इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। इसमें है कितना मिल्क? 7। इसमें कितना है? 1। तो ये सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए मैंने यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 7 से मल्टीप्लाई करा तो नया रेशियो कितना मिलेगा बेटा? 7:14। अब दोनों के अंदर देखो मिल्क की क्वांटिटी कैसी होगी? सेम। हमने क्वांटिटी सेम क्यों की? क्योंकि हमने मिक्सचर में सिर्फ पानी ऐड किया था। अगर पानी ऐड किया है तो
पानी की क्वांटिटी में बदलाव आएगा, मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी को हमने सेम कर दिया। ये अगेन ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी। देखो पहले बेटा पानी था कितना 3 यूनिट, अब कितना हो गया 14, कितना इंक्रीज हुआ, तो आपका 11 यूनिट इंक्रीज हुआ। आपने रेशो की फॉर्म में सब कुछ फाइंड कर दिया। अब क्या देखना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 30 लीटर, ये क्या है 30 लीटर आपको दे रखा है इस वाले कंटेनर का वॉल्यूम। तो हमारे हिसाब से रेशो की फॉर्म में कितना है 7 और 3 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितना है 30। अब करेंगे इसको कंपेयर, एक की वैल्यू कितना है 3 लीटर, हमने कितना पानी ऐड करा है 11 यूनिट, तो डायरेक्ट बेटा 11 की वैल्यू कितना है 33 लीटर आपका आंसर। ठीक है चार्ली। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या समझ में आता है, आपको ऐसे करना है आप ऐसे करो, आपको ऐसे करना है आप ऐसे करो, बट मेन है कि जिसमें कम टाइम लग रहा है बेटा उस मेथड को आप अप्रोच करो। अगला क्वेश्चन देखो, the annual income of two persons are in the ratio 9:7 and their expenses are in the ratio 4:3. If each of them save 2000 per year, what is the difference in their annual income? देखो यार रेशो के अंदर ना और परसेंटेज के अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस के अंदर मैंने आपको 12 बेटा फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, वो 12 के 12 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसी पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेंगे बेसिक रेशो के अंदर। ठीक है कि जैसे इनकम टैक्स का हो गया है ना, अमाउंट कलेक्शन का हो गया, टैक्स रेट का हो गया है ना, कमीशन का हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर का हो गया है ना, एरिया का हो गया है। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको क्लास के अंदर लिखवाए ना वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन बनेगा वैसे उन सभी फॉर्मूला पे बनेगा जो मैंने आपको क्लास के अंदर लिखवाए हैं। तो पहली चीज तो वे है। यहां पे देखो अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इनकम इज इक्वल टू होता क्या है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बस आपको ध्यान का रखना है कि सेविंग सेम है या डिफरेंट है, इस बात का ध्यान रखो। इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको सेविंग पे काम करना है। क्यों काम करना है, क्योंकि देखो बेटा अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस करूं तो क्या बन जाएगा एक्सपेंडिचर, या अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूं तो क्या बन जाएगा सेविंग बन जाएगा, इजंट इट। अब आपको याद होगा कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको बताया था और ऑफलाइन के अंदर भी, कि अगर किसी भी रेशो में अगर क्वांटिटी में दोनों क्वांटिटी में सेम वैल्यू ऐड की है या सेम वैल्यू माइनस की है तो रेशो आपका सेम रेट से घटना चाहिए या सेम रेट से बढ़ना चाहिए। मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर रहा हूं और सेविंग कैसी है सेम, मतलब दोनों पर्सन की या तीनों पर्सन की इनकम में से सेम वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, तो एक्सपेंडिचर का जो रेशो होगा ना, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशो का जो डिफरेंस होगा वो या तो सेम रेट से बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन यहां पे हमें पता है कि हम माइनस कर रहे हैं तो हमेशा सेम रेट से घटेगा, और उस रेट को सेम करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। तो मान लेते हैं वो 2 पर्सन थे बेटा, ठीक है। अच्छा इसका बेसिक तरीका देख लो पहले, अगर आप लोगों को ये शॉर्टकट नहीं आता है या आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो शॉर्ट तरीका क्या है, द रेशो ऑफ 2 पर्सन, द एनुअल इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 9:7। मान लिया वो 2 पर्सन थे ए और बी, और जिनकी बेटा इनकम का रेशो कितना है 9:7। इसका मतलब क्या है, हम मान सकते हैं कि भाई इनकम कितना है जो आप लोग करते हैं सॉल्व करके 9x और 7x। देखो यहां पे x मान के भी 2 से 3 तरीके और हैं, ठीक है। इसका भी एक आसान तरीका है, चलो मैं आपको वो लिखा देता हूं, इसी पे लिखा देंगे। चलो अभी आगे उसने क्या बोल दिया है कि दोनों की सेविंग कैसी है, दोनों की यानी कि ए और बी की दोनों की सेविंग है 2000 रुपए, ठीक है। तो एक चीज समझो, अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस करूं क्या मिल जाएगा एक्सपेंडिचर। ए का इनकम कितना है 9x, अगर मैं इसमें से इसकी सेविंग माइनस कर दूं ये क्या मिल गया मुझे ए का एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय, अगर मैं बी की इनकम कितना है 7x, इसमें से क्या माइनस कर दूं बी की सेविंग, तो मुझे क्या मिल गया ये बी का एक्सपेंडिचर। ये है ए का एक्सपेंडिचर, ये है बी का एक्सपेंडिचर, दोनों को डिवाइड करो तो क्या मिल गया रेशो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशो। लेकिन क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितना है 4/3। मतलब एक्स में भी आसान तरीका ये है अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, देखो अब 9 3 27x माइनस 3 दूनी 6000 बराबर 7 चौक 28x माइनस ये 2000 है 4 दूनी 8000। तो क्या करेंगे यहां से इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो x की वैल्यू कितना आ गया यहां से, x की वैल्यू आपको मिलेगा यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2000। अगर x की वैल्यू 2000 है, क्या पूछा उसने व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एनुअल इनकम, तो डिफरेंस कितना है 9x और 7x का डिफरेंस 2x, मतलब तो 2x की वैल्यू निकालनी है दैट इज 4000,
ठीक है, एक तरीका तो देखो ये था, अगर आपको एक्स मान के या आपको फॉर्मूले का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या अप्लाई करोगे कि मान लिया वो दो पर्सन है ए और बी, जिनकी इनकम का रेशो कितना है भाई, इनकम का रेशो है 9:7 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, तो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3। अब क्योंकि देखो सेविंग सेम है, इसका मतलब दोनों की इनकम में से सेम वैल्यू माइनस कर रहा हूं। अगर दोनों में से सेम वैल्यू माइनस कराए तो रेशो सेम रेट से घटना चाहिए, सेम रेट से बढ़ना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। देखो 9 से 4 हो गया, कितना घटा 5, 7 से 3 हो गया, कितना घटा 4, यहां पे घटा 5, यहां पे घटा 4, लेकिन सेविंग तो दोनों की सेम है, तो सेम रेट से घटना चाहिए। जैसे मैंने आपको एजिस वाला क्वेश्चन अभी सोल्व करके दिखाया था, मिक्सचर में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस पे। क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर आपको नए रेशो पे काम करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:, ये उनकी इनकम का रेशो है, ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशो। अब देखो कितना डिक्रीज हुआ 1, कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है 2 3 जा 6, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना डिक्रीज हुआ 1। अगर आप कभी भी क्वांटिटी में सेम नंबर डिक्रीज करें, उसका मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ डिक्रीज है ना दोनों क्वांटिटी का, वो सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने सेम नंबर माइनस किया है। अब देखो सेम हो गया, आपके हिसाब से इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या होता है, सेविंग, तो इसका मतलब इन दोनों की सेविंग कितना है 1, 1 की वैल्यू कितना है 2000। क्या पूछा है, इनकम का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2000 आपका आंसर। अब आप ये सोचो, अगर इस क्वेश्चन में डिफरेंस ऑलरेडी सेम होता तो विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाता, लेकिन अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तब भी आप कम से कम बेटा आपको 20 से 30 सेकेंड आपको लग जाएंगे क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने में। तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें हेल्प करेंगी, बट इससे ज्यादा आसान हमेशा ये है जब कभी भी अगर आपको इनकम में सेविंग सेव दिख रही है तो। अगला क्वेश्चन देखो, in an office 1/3 of the workers are women, half of the women are married and 1/3 of the married women have children. If 3/4 of the men are married and 1/3 of the married men have children, then what is the ratio of married women to the married men? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था बेटा कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिख रहा है ना, तो जितने भी फ्रैक्शन हमने क्वेश्चन में यूज किए हैं उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके टोटल नंबर लेट कर लो। अगर आप एक्स मान के सोल्व करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो उसने क्या बोला, इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, हमने क्या यूज करा पहले 1/3, उसके बाद क्या बोला उसने हाफ ऑफ द वुमेन, मतलब फ्रैक्शन लिख लो क्या क्या उसने इस्तेमाल किया, 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन, आगे क्या बोला उसने, इफ 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, 1/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, 1/3 of the married men have children, then what is the ratio of married women to the married men? मैरिड वुमेन और मैरिड मैन का आपको रेशो बताना है। देखो पहले अप्रोच कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है ना, अगर आपने एक वैल्यू रिपीट हुई है, जैसे 3 देखो 3 बार इस्तेमाल करा है, लेकिन एलसीएम में तो एक ही बार आएगा ये। अगर छोटे नंबर हैं और कोई एक वैल्यू 2-3 बार रिपीट हो रही है तो आसान है कि सबकी मल्टीप्लाई कर दो और टोटल नंबर लेट कर लो। अगर नंबर बड़े होते तो एलसीएम पे काम करेंगे, छोटा नंबर है वैल्यू रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 नंबर, तो आप लिख लो 24 इंटू 9। वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसी छोड़ दो उसको। ये क्या आपके पास, दैट इज टोटल वर्कर्स इन द ऑफिस। ऑफिस के अंदर जो टोटल वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 24 इंटू 9, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। उसने क्या बोला, 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, टोटल में से 1/3 कौन है, वुमेन, तो बेटा बाकी कौन है, इसका मतलब मैन। अगर 1/3 वुमेन है, बचे कितने, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा यहां से 2/3, कौन है, मैन है। तो 24 इंटू 9 का मैं 1/3 निकालूंगा, 3 3 9, तो 3 चौक 12 का 2 आज से लगेगा, 3 2 4 1 7, यानी कि 72 कौन है, वुमेन। 2/3 अगर मैं करूंगा तो बेटा 3 3 6 और 6 चौक 24 का 4, मतलब इसका दुगना हो जाएगा सीधा सीधा, वो कितना जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144। अब आगे क्या बोल दिया, हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड, इनमें से हाफ कैसी हैं, मैरिड वुमेन। तो अनमैरिड वाली कितनी है, जो बाकी बची, हाफ का मतलब 36, तो यहां भी कितना जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 36 कैसी है,
अनमैरिड। ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझो पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैरिड वुमेन टू मैरिड मैन। तो यानी कि आपको इसी पे काम करना है, मैरिड वुमेन और मैरिड मैन पे आपको काम करना है, उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ और क्वेश्चन में पूछ लेता तो वैसे वैसे हम ट्री को बेटा फॉर्म करते रहते। मतलब इसके आगे हमें जो है 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, इसके अलावा आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि 1/3 के पास कितने हैं, क्या है, चिल्ड्रंस। तो डू नॉट हैव चिल्ड्रंस, तो 1/3 कितना है अगर बनाना है तो, लेकिन आपको फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसी का रेशो निकालना है मैन के साथ। उसने आगे क्या बोल दिया, इफ 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, ठीक है, 3/4 मैन कैसे हैं बेटा, मैरिड, तो 3/4 का मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 तिया 12, 4 छंग 24, तो 3 छंग 18 का 88 लगेगा, 3 3 और 1 10, कितना आ गया 108। बात क्लियर है यहां तक। वैसे इतना भी छोड़ दो क्योंकि आपको इन्हीं दोनों का रेशो पूछा है, तो इसके अलावा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशो मैरिड वुमेन, तो बेटा मैरिड वुमेन और मैरिड मैन, मैरिड वुमेन कितनी है 36, क्योंकि रेशो पूछा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैरिड मैन कितने हैं 3 × 36 कर दो या 108 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो रेशो कितना आ गया 1/3, दैट इज 1:3। बात समझ आई नहीं आई। तो कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज दे रखी है ना और आपको जो है लेट करना है, डिनोमिनेटर का या तो मल्टीप्लाई कर दो अगर छोटे नंबर हैं, या उनका एलसीएम लेके टोटल मान लो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे उसको आप ब्रेक कर लो, ठीक है, ट्री की फॉर्म में, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 12 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एल हु इन्वेस्टेड मनी इन दिस सम बिजनेस इन द रेशियो एंड द ड्यूरेशन फॉर विच दे इन्वेस्टेड इन द मनी इज रेशो, आपको दे रखा है, तो आपको क्या क्या इसमें फाइंड करना है, हु विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो बिजनेस वाले में, पार्टनरशिप वाले में मैंने आपको बताया था जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है ना, उनमें आप ये ध्यान रखो कि पार्टनरशिप में जो लाभ होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जितने भी टाइम के लिए आप अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो ध्यान रखो, प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्टनरशिप के अंदर, या जितने भी बेटा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक पर्सन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए कर रहा है, हर इंडिविजुअल पर्सन का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो होगा ना, वही उनके लाभ का रेशो होगा, उसी रेशो में उनका लाभ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे यहां पे आपको दे रखा है 12 लोग आपको दे रखे हैं ए से लेके एल तक, जिनके इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है, जिनके इन्वेस्टमेंट का रेशो बेटा 1 से लेके 12 तक, मतलब आप कह सकते हो कि भाई 1 रेशो, 2 रेशो, 3 रेशो, 4 रेशो, 5 रेशो, 6 रेशो, 7 रेशो, 8 रेशो, 9 रेशो, 10 रेशो, 11 रेशो 12, और उनके टाइम का रेशो क्या है, उसका उल्टा कर दिया, तो उनके टाइम का रेशो है 12 रेशो, 11 रेशो, 10 रेशो, 9 रेशो, 8 रेशो, 7 रेशो, 6 रेशो, 5 रेशो, 4 रेशो, 3 रेशो, 2 रेशो 1। ये क्या है उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, ये क्या है उनके टाइम का रेशो। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि भाई ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ये उनके टाइम का रेशो है। क्या पूछा उसने आपसे, प्रॉफिट का रेशो। तो पार्टनरशिप में क्या होगा कि जो उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो आएगा, उसी रेशो में हम उनके लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कितना मिलेगा देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12, 11 दूनी 22, 10 तिया 30, 9 चौक 36, 8 पंजे 40, 7 छंग 42, 7 छंग 42। इसके बाद क्या होगा, 8 पंजे 40, घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल के बाद आपको बताना है कि मैक्सिमम लाभ किसको मिला, किसको मिला, यहां पे देखो 42, 42। इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी और एच, मतलब जी और एच दोनों को क्या मिलेगा, दोनों को मैक्सिमम लाभ मिलेगा इस पार्टनरशिप के अंदर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां से एक बार दोबारा चेक करो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। इसमें क्या करा है इसने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। टोटल कितने हैं 12, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है।
आई थिंक मुझे लग रहा है 7×42 इसका है ये, ठीक है, ध्यान रखो ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई है और ये इसका मल्टीप्लाई है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ एंड जी, दैट इज चार्ली, ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये एफ एंड जी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो तब तक। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें, द इनकम ऑफ महेश इनकम ऑफ महेश एंड कमल आर इन द रेशियो 1:2 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इनकम का रेशियो दे रखा है कि भाई महेश का और कमल का इनकम का रेशियो है 1:2 और इनके एक्सपेंसेस का रेशियो है कितना दे रखा है आपको, मतलब महेश का और कमल का जो एक्सपेंसेस का रेशियो है 1:3। आपको याद होगा बेटा मैंने बताया था कि रेशियो से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आपको उसने किसके बारे में पूछा है, सेविंग के बारे में, लेकिन सेविंग का रेशियो तो हमारे पास है ही नहीं। या तो हमारे पास सेविंग का रेशियो होता, अगर हमारे पास सेविंग का रेशियो होता तो हम हम कंपेयर कर पाते कि महेश को और कमलेश को या कमल को कितना कम कितना ज्यादा मिला, ये तो हम कंपेयर कर पाते, लेकिन किससे, रेशियो से। क्या हमारे पास रेशो है, हमारे पास है ही नहीं। अगर हमारे पास रेशो नहीं है और बेटा रेशो से हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन हु सेव मोर। और इसी के ऊपर ऐसा ही बेटा स्टेटमेंट की फॉर्म में 2024 के सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखो, X and Y entered into partnership with rupees 700 and 600 respectively. After 3 months, X withdrew 2/7 of his stock, but after 3 months, he put back 3/5 of what he had withdrawn. The profit at the end of year is 726. How much? ठीक है, of this should X receive? ठीक है, X जो है कितना इसका रिसीव करेगा। X और Y क्या क्या करा उन्होंने, एक पार्टनरशिप में गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में जब कोई भी पर्सन 1 2 3 4 पर्सन जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो होता है वही उनके लाभ का रेशो भी होता है। तो देखो X और Y जब पार्टनरशिप में गए बेटा, तो X इन्वेस्ट कर रहा है 700 रुपए और Y इन्वेस्ट कर रहा है 500 रुपए। अब कितने टाइम, सॉरी 600 रुपए, ठीक है, यहां पे Y कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो Y इन्वेस्ट कर रहा है यहां पे 600 रुपए। अब उसने बोला है कि आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद क्या हुआ, X विड्रॉल 2/7 ऑफ हिज स्टॉक। ठीक है, X ने 2/7 ऑफ हिज स्टॉक का विड्रॉल कर दिया, तो इसका मतलब X ने 3 महीने तक कितना इन्वेस्ट करा, 300 रुपए। उसके बाद 2/7, तो 2/7 का मतलब कितना है, तो जब आप 2/7 निकालोगे 700 का तो कितना जाएगा, 200, मतलब उसने 200 रुपए निकाल दिए। अगर 200 रुपए विड्रॉल कर दिए, कितने बचे, 700 लगाए थे, 200 निकाल दिए, कितने बचे, 500, कितने महीने के लिए। ठीक है, अब आगे उसने कंडीशन दे दी, बट आफ्टर 3 मंथ, मतलब अगले 3 महीने के लिए उसने जो है 500 रुपए लगाए, लेकिन उसके भी 3 महीने बाद क्या हुआ है, ही पुट बैक 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विड्रॉल। जितना उसने बाहर निकाला था, बाहर उसने निकाला 200, उसका भी 3/5 उसने क्या करा, उसमें दोबारा से ऐड कर दिया। तो कितना जाएगा यहां से, यह जाएगा बेटा 5 चौक 20, 40 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 120। तो देखो इन्वेस्ट करा था बाद में, 500, 500 में 120 ऐड करेंगे, कितना जाएगा 620। कितने टाइम के लिए, अब ये डिसाइड करेगा कि जो लाभ है वो कितने के बाद पूछा है। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल की बात कर रहा है, 3 महीने 3 महीने, कितना टाइम बचा, 6 महीने का टाइम बचा। तो ये पूरा है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो, यानी कि 1 साल के अंदर ए ने, बी ने, सी ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर मैं यहां पे बात करूंगा ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो बी ने बेटा कितना इन्वेस्ट करा है,
600 रुपए, कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। तो ये क्या जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो। द प्रॉफिट ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर इज रुपीज, टोटल प्रॉफिट है कितना? 726, उसमें से आपको एक्स का बताना है बस। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करते हुए दिख रहा है आपको बेटा, यहां से 3 काट सकते हो, 3 3 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौक 12, कितना जाएगा यहां से? 7 और 5 12, यानी कि 1200, और 620 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 1224। तो टोटल सोल्व करके आ जाएगा 2440 रेशो। तो यहां से कितना जाएगा बेटा? 2400, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, कितना आ गया आपके पास? ये 41:40। बस एक बार कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। 41:40 क्या आ गया? ये आ गया उनकी कितना आएगा ये? 2440। तो 6 चौक 24 और 6 कम, ओके 4 से डिवाइड करा है, ओके 6 से नहीं करा, ओके यहाँ ध्यान रखो बेटा, गड़बड़ी नहीं करनी है ऐसी। हमने क्या करा यहाँ पे? 4 6 24, 4 1 4, 4 6 24, ये आ गया आपके पास। ये क्या? उनके लाभ का रेशो, यानी कि एक्स और वाई के लाभ का रेशो। तो टोटल लाभ कितना मिला उनको? 121। तो 121 की वैल्यू कितना है? 726। तो यहां से 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 6 आ गया तो यहां से आप मुझे बताओ x को कितना मिला है? 61 यूनिट। तो 61 की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी कि 366। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? ब्रावो। बात क्लियर है? आगे देखो भाई, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको दिख जाएगा कि भाई द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट इन द रेशो 1:2:3:4 इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वाज 70,000, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड। तो कोई वेरिएशन में मैंने आपको बताया था, उसने क्या बोला है कि डायमंड की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट डिपेंड कर रही है उसके वेट के स्क्वायर पे। तो जब हम वेरिएशन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू वेट का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो अगर वो जो डायमंड का वेट था वो बेटा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पीस में डिवाइड हो गया। तो पीस 1, पीस 2, पीस 3 एंड पीस 4 का जो वेट का रेशो है 1:2:3:4 है। अगर ये आपको दे रखा है ना, आप मुझे बताओ टोटल वेट था कितना। अगर मैं इसको x की फॉर्म में मान के चलूंगा तो वैसे देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x मान के करो, बिना x के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में आपको x मान के सोल्व करना पड़ता है। तो 4 3 7 2 9 10 यूनिट। इंडिविजुअल तो ये क्या है? टोटल का वेट। ये कितना है? इंडिविजुअल का वेट। तो कॉस्ट क्या होगी? देखो टोटल की कॉस्ट अगर मैं यहां से बेटा ये वेरिएशन हटा के वेट स्क्वायर लिखूंगा तो यहां पे जो टोटल इनिशियल वेट था, यानी कि जो टोटल कॉस्ट थी बिना टूटे, वो कितना जाएगा? एक तरीके से आपने कॉस्ट में यहां पे लिख दिया वेट का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 के। कितना लिख दिया आपने? 100 के। अगर मैं इंडिविजुअल वेट की बात करूंगा तो इंडिविजुअल वेट आपका कितना आएगा? सबका स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4, ठीक है, और 1 5। तो 4 चौक 16 9 25 और 34 और 30, यानी कि 30 टाइम्स ऑफ के। उसमें क्या बोला है कि टूटने के बाद प्राइस में कितना डिक्रीज हुआ? 70 टाइम्स ऑफ के, विच इज इक्वल टू 70,000। तो यहां से बेटा के की वैल्यू कितना आ गया? तो यहां से के की वैल्यू जाएगा 1000। के की वैल्यू कितना आ गया? 1000। टोटल कॉस्ट है कितना? 100 के। तो के की वैल्यू आप पुट कर दो। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितना आ गया? 100 इंटू 1000। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा यहाँ पे? अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, देखो बेटा आज के सेशन में इतने रखते हैं और बाकी इसमें हम करेंगे अपना जो है नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए बेटा जितने भी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो लेक्चर्स डाले हुए हैं उनको आप गो थ्रू करो, उनको समझो अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को आप सीखो। बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, बट आपको जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इन पास्ट ईयर्स को देखो। ठीक है, तो आप सभी से बेटा मुलाकात होगी अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।